हेलो एवरीवन। हम लोग फिर से आ गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज कैश मैनेजमेंट मॉडल, है ना। हम लोग कैसे कैश को मैनेज करते हैं सो दैट कि कैश से रिलेटेड कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो। हम लोगों का जो कैश से रिलेटेड कॉस्ट होता है क्या क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कैश अनयूज रह जाता है तो, और एक कैश को कन्वर्ट करने का खर्चा, है ना। कैश अगर अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो उस केस में उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हम लोग को इनकर करना पड़ेगा, है ना। तो वो सब एक्सपेंसेस है कैश को कन्वर्ट करने का खर्चा। और अगर अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन दैट केस हम बोरो करेंगे। तो बोरोइंग करेंगे तो इन दैट केस बोरो करने के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कुछ फी देना पड़ता है। ये सब हम लोग के लिए कैश का अरेंजमेंट कॉस्ट होगा, जिसको भी हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो हम लोगों का दो तरह का कॉस्ट था, कैश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और साथ ही साथ कैश का कन्वर्जन कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं। और वो बैलेंस कैसे बनेगा? क्योंकि ये दोनों का दोनों कॉस्ट एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है, इसीलिए वो बैलेंस इक्विलिब्रियम पर बनेगा। इक्विलिब्रियम, यस, जहां कन्वर्जन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का दोनों एक दूसरे के बराबर, इजंट इट। तो यही हम लोग देखे थे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी देखे थे, √2 AB डिवाइडेड बाई आई, है ना। जहां पर ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है, बी दैट इज आपका, यस, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन है, और आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट या इंटरेस्ट कॉस्ट रेट है, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? वही अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात करें तो वो होगा Q/2 इंटू, है ना, ये एवरेज अमाउंट ऑफ कैश जो रहता है उसके ऊपर निकालते हैं, है ना। और रहा बात कन्वर्जन कॉस्ट का, दैट इज A/Q इंटू बी। तो ये बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ऐसा ही हम लोग एक चैप्टर, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक चैप्टर हम लोग देखे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसको बोलते हैं मटीरियल कॉस्टिंग, और उसका EOQ मॉडल, है ना। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग EOQ मॉडल देखे थे, वो भी इसी तरीके से था। यहाँ कैश मैनेजमेंट मॉडल में भी इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ जो EOQ मॉडल में हम लोग का अजम्पशंस था, वो अजम्पशंस यहाँ पर भी वैलिड है। क्या क्या अजम्पशंस था, है ना। हम लोग यहाँ पर कैश मैनेजमेंट मॉडल के इन्वेंट्री टाइप मॉडल में, जो कि विलियम जे बॉर्मिल का दिया हुआ है, उसको विलियम जे बॉर्मिल मॉडल भी बोलते हैं, उसमें कुछ अजम्पशंस देखे थे। वो क्या क्या अजम्पशंस था? पहला अजम्पशन था कि द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। दूसरा अजम्पशन था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन रिमेन कांस्टेंट। और तीसरा था कि भाई नेक्स्ट सप्लाई ऑफ कैश शैल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन द कैश बैलेंस बिकम्स जीरो, है ना। तो ये तीन अजम्पशंस था जिनके बेसिस पर हम लोग अपना कैलकुलेशंस करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन था कैश मैनेजमेंट मॉडल में होमवर्क? मेरे ख्याल से 1 और 2 आपका होमवर्क था, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A firm maintains a separate account for cash disbursement. Total disbursements are 2,62,500 per month. We don't need per month. We need per year value. Administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is ₹25 per transfer. ये हम लोगों का क्या है कि भाई हम लोग जब अपना उस अकाउंट से जब हम डिसबर्समेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो लगता है वो ₹25 लगता है, तो हम लोग इसको बी बोल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड 7.5% पर एनम। इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है 7.5% पर एनम का। डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू विलियम जे बर्मिल मॉडल। तो आपको बताना है ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होगा। अरे बाबा, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए बना ही लेते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, that is 2,62,500 into 12. बाय द वे इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे ए से, तो 262,500 into 12, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 31,50,000, है ना, ये हम लोग का हो जाएगा 31,50,000, ये हो गया ए। और कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट पर कन्वर्जन, ये हो जाएगा आपका, आप इसको डिनोट करेंगे बी से, और ये होगा क्या, ये होगा आपका दैट इज ₹25, ये भी दिया हुआ है 59, ₹25 ये दिया हुआ है। फिर थर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका रेट, इसको आई से डिनोट करेंगे और ये होगा आपका 7.5%, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू जे बॉमन मॉडल। तो भाई हम लोगों का ऑप्टिमम कैश टू बी अरेंज्ड, ऑप्टिमम कैश कितना हम लोग को एक बार में अरेंज करना होगा, दैट इज रूट ओवर 2AB डिवाइडेड बाई आई, और 2 इंटू ए हम लोग निकाल चुके हैं 31,50,000, इंटू बी 25 डिवाइडेड बाई आई है 7.5%, और इसका क्या स्क्वायर रूट। ये आ रहा है 45,826, 45,826, इतना रुपया का हम लोगों को एक बार में कैश मंगाना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यू, है ना। एक बार में हम कैश मंगाएंगे तो 45,826 मंगाएंगे, है ना। फिर से एक बार कर रहे हैं, 31,50,000 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7.5%, और इसका, ठीक है, 45,826 रुपीज के आसपास। अब हम लोगों का एवरेज कैश क्या होगा, एवरेज कैश ये होता है भाई Q/2, तो ये होगा 45,826 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोगों का हो जाएगा 22,913, 22,913, 22,913, ये हमारा एवरेज कैश होगा जो हमको मेंटेन करना है। ऑन एन एवरेज मंगाना कितना है, 45,826, है ना। आपसे पूछेगा एवरेज कैश कितना है, तो ऑप्टिमम कैश टू बी अरेंज इज, कि भाई मंगाना है हर बार, दैट इज क्यू 45,826, हर बार कन्वर्ट कर करके हम लोग को अरेंज करना है, लेकिन मेंटेन ऑन एन एवरेज कितना होगा, दैट इज 22,930। क्लियर है, तो सिंपल सा था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। Finance manager regularly deals with the problem of determining the optimum level of cash to keep in hand. Consider a company that has regular cash needs during a period. The problem for the finance manager of the company is to determine the optimum amount of new fund to be obtained from borrowings. The objective is to minimize the cost of going to the market for funds and the opportunity cost associated with carrying the funds. तो भाई मेन एम तो सबका यही रहता है कि भाई हम लोग कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज करें, है ना। और जहाँ तक बात है आपका रेगुलर कैश नीड है, ठीक है ना। अब हम क्या बोलते हैं, लेट क्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैश ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच बॉन्ड इशू। क्यू तो हम लोग जानते हैं हर बार कितना कितना रुपया कैश अरेंज करेंगे, और ये बॉन्ड इशू कर रहा है ना, बॉन्ड इशू कर रहा है मतलब बोरोइंग्स हो रहा है इसका, है ना। ये नहीं कि बेसिकली पिछले वाले एग्जाम्पल में मार्केटेबल सिक्योरिटीज था,
है ना, मतलब आपके पास सिक्योरिटीज था जिसमें आप पैसा रखे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कुछ कमाते, और नहीं रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर होगा। लेकिन यहाँ तो आप बोरो कर रहे हैं, यहाँ आप दूसरे से पैसा ले रहे हैं, तो अगर अपना पैसा यूज कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, और अगर लोन लेकर के पैसा दे रहे हैं मतलब यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। मतलब आएगा हमेशा आई ही, लेकिन एक बार आई इंटरेस्ट को डिनोट करेगा तब जब हम बोरोड फंड को अरेंज कर रहे हैं, और एक बार आई मार्केटिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डिनोट करेगा, कि रेट को डिनोट करेगा, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। CO is fixed cost associated with going to the market for funds by floating a bond issue. एक बॉन्ड फ्लोट करने के लिए हम लोगों का कितना फिक्स कॉस्ट होगा इनका, CO, है ना। CO हम लोगों का पर इशू का है, पर इशू मतलब हर बार जाएंगे तो कितना रुपए का कॉस्ट इनकर होगा, CO। पहले हम लोग इसको क्या कंसिडर करते थे, B, लेकिन भाई हर बार हम लोगों का ये जो कॉस्ट था वो बी के नाम से आता था, है ना। लेकिन अभी इस बार क्या आएगा, इस बार बन रहा है ये, दैट इज CO। ये पहले क्या था, बी था हम लोगों के लिए, है ना। हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है। फिर CH, एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद हैविंग कैश इन हैंड, तो इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, है ना। फिर क्या है, दिस इज एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमेशा रेट आई ही होता है। एंड बी इज एनुअल कैश नीड, जो हम लोग पहले क्या समझ करके चलते थे, ए, वो यहाँ क्या बोल दिया, डी। तो हम लोग का वो सब जो सिंबल्स था वो ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स्ड है यही सिंबल्स यूज करना है, आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं, बट आंसर जब करेंगे तो आपको डिफाइन करना होगा। इस क्वेश्चन में तो डिफाइन करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अज्यूम कैश नीड्स आर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर, ओके, हम लोग का अजम्पशन जो था वो फुलफिल हो रहा है। एंड फंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ डिटर्मिनिस्टिक पीरियड ऑफ टाइम, और तरीके से हम बहुत यूनिफॉर्मली फंड अरेंज कर सकते हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स आर कांस्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय द साइज ऑफ बॉन्ड इशू, और इंटरेस्ट रेट हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वो सब अजम्पशंस नहीं भी बोलता तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो सब अजम्पशंस फुलफिल हो रहा है। बाय द वे यहाँ बता दिया, शॉर्टेज ऑफ फंड इज नॉट परमिटेड, आप शॉर्टेज नहीं कर सकते, ठीक है। राइट अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनुअल कॉस्ट एसोसिएटेड विद बोरोइंग्स एंड होल्डिंग कैश, बोलता है जनरल एक्सप्रेशन लिखो, मतलब फॉर्मूला लिखो, क्या चीज का, कि भाई बोरोइंग और होल्ड करके रखने से कितना कॉस्ट आएगा, मतलब वो दोनों का दोनों कॉस्ट ही पूछ रहा है कि आपका कितना आएगा। गॉट इट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं क्या, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना, क्योंकि हम बोरो कर रहे हैं, ओके। तो वो ऐसे होता था Q/2 इंटू आई, है ना। यहाँ भी Q तो है, टू तो टू ही रहेगा भाई, आई लेकिन चेंज हो जा रहा है। आई क्या हो रहा है भाई, आई हो रहा है CH, एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई क्या हो रहा है, CH, ओके। तो हम क्या लेंगे, CH कंसिडर कर लेंगे। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, है ना, या अरेंजमेंट कॉस्ट या इशू कॉस्ट, तो हम उसको कन्वर्जन कॉस्ट ही लिखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट ठीक करने दीजिए, कन्वर्जन कॉस्ट ये होता है भाई A/Q, लेकिन यहाँ A नहीं, यहाँ A नहीं, क्यों A नहीं, क्योंकि यहाँ पर A की जगह क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट D, यस, A की जगह क्या है D, तो D/Q इंटू B, B नहीं है CO है, क्या है CO। तो ये हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन किस चीज का, आपके इंटरेस्ट कॉस्ट का और कन्वर्जन कॉस्ट का, हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, इफ बी इज 100 मिलियन, मिलियन में है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, है ना। इफ बी इज इक्वल्स टू 100 मिलियंस, इसका मतलब 10 लाख 1 मिलियन होता है। अगर इसको लाख में हम लिख दें तो 1000 लाख होगा, है ना, क्योंकि 10 लाख होता है 1 मिलियन, तो 100 मिलियन 1000 लाख। CO है 1 लाख,
है ना। सी एच है 8%। डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज ऑफ ईच बॉन्ड इशू। देखिए सी एच रेट ही में है ना, वही यहाँ पर सी एच भी हम लोग क्या कंसिडर किए थे, रेट को ही कंसिडर किए थे। और सी ओ मतलब एक बार बाजार जा करके पैसा लाने का कितना लगेगा, 1 लाख। मतलब अभी हम लोग को क्या करना है, ऑप्टिमम साइज ऑफ ईच बॉन्ड इशू निकालना है। चलिए भाई, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। ऑप्टिमम साइज ऑफ बॉन्ड इशू इज इक्वल्स टू √2। ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ होगा डी, 2d। बी भी नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा क्या, सी एच, नहीं नहीं सी ओ, सी ओ डिवाइडेड बाई सी एच। तो चलिए ले लेते हैं √2 इंटू डी क्या है, डी है 100 मिलियन। हम इसको लाख में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलियन में भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर सीओ क्या है, 1 लाख है। तो फिर उसको डेसिमल 1 लाख मतलब कितना मिलियन, पॉइंट, क्योंकि 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 0.1 मिलियन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबको लाख में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, 100 मिलियन के जगह 1000 लाख इंटू सी ओ 1 लाख हो जाएगा, है ना। नहीं तो उसको डेसिमल प्लेसेस में हम लोग को दिखाना पड़ता। एंड सी एच इज द रेट, ये 8% है ना। तो चलिए सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 8%, 158.1138830, ये लाख है ना। ये लाख है इसलिए इतना सारा ले लिए, है ना। 158.1138883, उसके बाद जीरो है तो छोड़ दो। तो ये क्या है, अगर हम लोग को पूरे साल भर में 1000 लाख का जरूरत है, तो एक बार में कितना लाख लेकर के आएंगे, 158 लाख के अराउंड लेकर के आएंगे। बात समझ रहे हैं, एक बार में उनमें इतना रुपया अरेंज करेंगे। दिस इज ऑप्टिमम साइज ऑफ बॉन्ड इशू। फिर क्या है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर शुड बॉन्ड बी फ्लोटेड, है ना। साल में कितना बार बॉन्ड्स इशू करें, तो भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू क्या होगा भाई, ऐसे देखा जाए तो A बाई क्यू होता है भाई। पूरा साल भर में चाहिए 1000, एक बार में कितना लाए, एक बार में ला रहे हैं 158.11, है ना। तो फिर कितना बार इशू करना पड़ेगा सो दैट हम 1000 ले लें, तो हम बोल सकते हैं ना दैट वाज A बाई क्यू। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, D बाई क्यू। तो D है 1000 लाख और Q है 158.1138883 लाख। तो कितना टाइम्स आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 158.1138883, ये आ रहा है 6.32555 टाइम्स, है ना। इतना बार हम लोग को बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड इशूज हम ले लिए। फिर क्या पूछ रहा है भाई, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को फ्लोट करने का एनुअल कॉस्ट कितना है, बॉन्ड को फ्लोट करने का एनुअल कॉस्ट कितना है। मतलब ये हम लोगों का फ्लोट करने का मतलब कितना बार फ्लोट किए, एक बार में 1 लाख लग रहा है तो इतना बार फ्लोट करेंगे तो इतना लाख रुपया लगेगा, इजंट इट, है ना। हम लोग इसको मतलब राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। चलिए ठीक है, इधर आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग बॉन्ड्स। कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग बॉन्ड्स इज D बाई क्यू इंटू सी ओ, है ना। यही होगा, कितना बार फ्लोट कर रहे हैं, लगभग 6.325 टाइम्स, और एक बार में 1 लाख लग रहा है
तो इतना बार में कितना लगेगा, दैट इज 1000 पूरा ही लिख लें अगर, डिवाइडेड बाई 158.113883 इंटू 1 लाख, दैट इज कितना 6.325 लाख, इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए 4 की जगह 5। ओके, अब क्या आ रहा है, और क्या मांग रहा है भाई, और मांग रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विथ होल्डिंग कैश। अब हम लोग को बोला है रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई उपाय नहीं, जो बोलेगा भाई हम वही बोलेंगे, ऑल्दो ये होना क्या चाहिए इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ब्रैकेट में हम यहाँ भी लिख देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या, Q/2 इंटू सी एच। क्यू कितना है भाई 158.113883, यही ना लेकर के आए हैं, बट एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी एच कितना है 8%। कैलकुलेट करते हैं, चलिए 158.113883 डिवाइडेड बाई 2 का 8%, दिस इज ऑल्सो 6.32455, वही सेम अमाउंट आ रहा है, बट हम इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं 5 लाख, है ना, 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर देते हैं। तो दैट इज क्या, दोनों बराबर हो गया, फ्लोटिंग और अपॉर्चुनिटी दोनों कॉस्ट बराबर हो गया, कोई होना ही होना है भाई, क्योंकि हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, हम लोग इन्वेंट्री टाइप मॉडल यूज कर रहे हैं, ईओक्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, उसमें तो फंडा ही यही रहता है कि सबका ये दोनों जब बराबर होगा तभी हम लोग ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचेंगे। क्लियर है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर था। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, ईओक्यू मॉडल हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। ओके, कैश मैनेजमेंट मॉडल में जे बाउमल मॉडल हम लोग देखे। ओके, बट प्रॉब्लम इस मॉडल में है बहुत, क्या प्रॉब्लम है, बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज यूनिफॉर्म, पहला अजम्पशन है ना, तो क्या आप बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कैश का रिक्वायरमेंट सचमुच यूनिफॉर्म रहता है, नहीं रहता। कैश का रिक्वायरमेंट कैसे यूनिफॉर्म रहेगा, कैश का रिक्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कैश चाहिए कभी कम कैश चाहिए, है ना, तो कैश का रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो उस केस में फिर आप कैसे समझेंगे कि आपका कैश का रिक्वायरमेंट एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, और आप कंज्यूम करेंगे कैश तो रेगुलरली एकदम एक ही अमाउंट ऑफ कैश कंज्यूम करेंगे, क्या ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फर्स्ट अजम्पशन वैलिड नहीं कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज यूनिफॉर्म, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। सेकेंड फिर क्या बोलता है अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन बोलता है कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट और साथ ही साथ आपका कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन ये भी कांस्टेंट रहेगा, irrespective of the size of bond issue, irrespective of the size of requirement of cash। आपको कम पैसा चाहिए ज़्यादा पैसा चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हमेशा क्या रहेगा, ये जो अमाउंट होगा ये सेम रहेगा। तो बताइए रेट सेम रहे अमाउंट सेम रहे ये चलेगा क्या, नहीं, ये तो वैरी करता है ना, ऐसा कैसे होगा कि भाई ये एक ही जैसा रहेगा, ऐसा नहीं, इसका भी कांस्टेंट रहना बहुत अच्छा अजम्पशन नहीं, इज दिस क्लियर। तो हम लोग ये भी गड़बड़ समझते हैं। थर्ड ये है कि बोलता है कि भाई आपका जब कैश जीरो हो जाएगा तभी आप कैश लेकर के आइएगा, तभी आपका फिर से सप्लाई ऑफ कैश होगा। तो प्रैक्टिकली कितना एक्सेप्टेबल है कि जब जीरो होगा तभी कैश आएगा, ऐसा थोड़ी होता है, कोई जादू तो है नहीं कि भाई इधर जीरो हुआ मशीन चल रहा है उधर से कैश आकर के गिर गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए आपका क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका सबका सब जो अजम्पशन है बहुत थियोरिटिकल अजम्पशन है ना, जे बर्मल का जो अजम्पशन है ये बहुत थियोरिटिकल अजम्पशन है, 1950s का एक्चुअली इनका थ्योरी है। खैर आप बोलेंगे कि जो दूसरा मॉडल है वो भी तो 1960s में, वो 1966 का है, तो इसलिए ये सब है बहुत पुराना थ्योरी, है ना,
लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपको बना करके देता है कि हाँ, अगर फालतू कैश रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, है कि नहीं? ये तो कॉन्सेप्ट दे ही रहा है। साथ ही साथ कैश जब अरेंज करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा, ये भी ठीक है, बट फिक्स रहेगा वो, कांस्टेंट रहेगा वो, ये सब थोड़ा अजम्पशन गड़बड़ है। इसीलिए इनका जे बॉमल मॉडल का क्रिटिसिज्म बहुत होता है, और फिर ये मॉडल थियोरेटिकल ही रह जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। अब हम लोग सेकेंड मॉडल इसलिए उस के तरफ चलेंगे, दैट इज मिलर ओर मॉडल, जिसको स्टोचैस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, है ना? स्टोचैस्टिक का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी, मतलब कैश का रिक्वायरमेंट प्रोबेबल है। कैश का रिक्वायरमेंट क्या है, आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इतना ही कैश का जरूरत पड़ेगा। कैश का रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है ना? बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सबका प्रोबेबिलिटी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो कुछ भी होने का चांस है, इसलिए वो स्टोचैस्टिक है। तो कैश का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो चेंज होता रहता है, वो हर समय कांस्टेंट रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए आपका जो जे वॉर्मल मॉडल है वो थोड़ा फिर एक्सेप्टेबल नहीं रह जाता, वो थोड़ा कम एक्सेप्टेबल हो जाता है ना? तो कैश का जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होगा, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग इस मॉडल को, आई मीन जे वॉर्मल मॉडल को लेकर के आगे बढ़े? ये क्या बोलते हैं मिलर एंड ओर मॉडल में, ये बोलते हैं जब कैश का रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है तो आप एक रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। अब ऐसा नहीं है, जैसे अगर समझ लीजिए कि मेरा कैश रिक्वायरमेंट कितना हो, अगर समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा खर्चा 1 लाख रुपया का ऐसा है एक महीने का, तो इन दैट केस वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। हो सकता है खर्चा 1 लाख की जगह कितना हो जाए, 60,000 हो जाए। हो सकता है खर्चा 1 लाख की जगह 1,20,000 हो जाए। ऐसा थोड़ी कि 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक बैग बहुत ज्यादा हो जाए, एक बैग बहुत कम हो जाए। खर्च है जो, वो खर्च तो मोर और लेस उसी बीच में चलता रहता है। तो बोलता है क्या कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश का रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट कीजिए। अग्री? आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश का रिक्वायरमेंट है आप उसको एस्टिमेट कीजिए, और आप ये देखिए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कैश का जरूरत है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कैश का जरूरत है, और मिनिमम से मिनिमम कितना कैश का जरूरत है। समझ रहे हैं? जैसे अगर समझ लीजिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस आप सबसे पहले देखिए, ये सब पता कैसे करेंगे कि कितना कैश का जरूरत है? अगेन रिपीटिंग, हम फ्यूचर में तो स्ट्रेट अवे कूद नहीं सकते, हमको तो पास्ट में देखना होगा ना कि मेरा क्या ऑपरेशन है, और उसके बेसिस में फ्यूचर का प्रोजेक्शन करेंगे, है ना? कि भाई पास्ट 2 साल से मेरा यही हो रहा है कि भाई मिनिमम कम से कम 60,000 रुपया लगता है मेरे को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,20,000 रुपया लगता है। इसी 60,000 के रेंज में हम क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं। कभी मेरे को ज़्यादा का जरूरत होता है, कभी कम का जरूरत होता है, लेकिन कम से कम कितने का जरूरत होता है? कम से कम मेरे को 60,000 का जरूरत होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का जरूरत हो रहा है? 1,20,000, है ना? तो बोलता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये मॉडल बोलता है कि आप क्या कीजिए, अपने मिनिमम कैश और मैक्सिमम कैश को एस्टिमेट कीजिए। इसको मिनिमम कैश को और मैक्सिमम कैश को आप एस्टिमेट कीजिए। जब आप अपने मिनिमम कैश और मैक्सिमम कैश को एस्टिमेट करेंगे तो आपको इसी दोनों रेंज के बीच में आपको क्या है, चलते रहना, कि भाई 60,000 या 1,20,000, इसी रेंज के बीच में आपको चलते रहना। बात समझ रहे हैं? तो वो क्या बोलने का कोशिश करते हैं, आइए ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? अभी आपको नहीं बनाना है, आप बस देखिए, देखने के बाद में आप पॉज करके बना लीजिएगा, है ना? अभी समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका जीरो, ये आपका कैश बैलेंस, है ना? ये आपका है क्या, कैश, ये आपका है कैश बैलेंस, है ना?
और ये आपका है टाइम पीरियड, है ना। बोलता है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कम से कम कितना कैश का जरूरत है वो पता कीजिए और उसको बोलिए ओ। क्या बोलिए? ओ। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश आपको कितना है ये आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर पता कीजिए और उसको डिनोट कीजिए किससे? ओ से। व्हाट इज ओ? ओ इज, हम जीरो लिखे, ओ लिखे, ओ, ओ, ओ इज इक्वल्स टू मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, है ना। तो आपको कम से कम कितना कैश का जरूरत है कि भाई आपका डे टू डे एक्टिविटी चलता रहे, आपको कोई हिंड्रेंस ना आए, ये नहीं कि कैश डेफिशिएंसी शॉर्टफॉल आप अज्यूम करने लगे, ऐसा ना रहे। दैट इज बेसिकली ओ, मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है क्या? फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप क्या कीजिए, आप एच को डिसाइड कीजिए। व्हाट? एच। एच मतलब हाईएस्ट, या फिर आप बोलेंगे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ठीक है, एच, मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम आपको कैश का कितना जरूरत है उसको आप किससे डिनोट कीजिए? एच से। तो मिनिमम कितना जरूरत है वो ओ से डिनोट कीजिए, मैक्सिमम कीजिए एच से, और आप एक डिसाइड कीजिए अपना रिटर्न पॉइंट। क्या? रिटर्न पॉइंट, दैट इज कॉल्ड जेड, जिसको आप किससे डिनोट करेंगे? जेड से, है ना। इसको क्या बोलने के लिए बोल रहा है? रिटर्न पॉइंट। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये उनका बनाया हुआ है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए वो जो जो टर्म यूज किए हैं वही टर्म्स हम लोगों को भी यूज करना है। ये नहीं कि हम लोग अपने मन से कुछ भी टर्म्स यूज कर लें। गॉट इट? तो वो जो बनाए हैं उसी को समझने का हम लोग को कोशिश करना है ना। पिछला वाला भी जो जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, जो हम लोगों का सिस्टम है, उसी को लेकर के हम लोग को चलना है। गॉट इट? दैट इज ओ एच एन जेड आई। वो बोलता है कि आप कोई भी, मान लीजिए आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपका कैश बैलेंस क्या होता है? कम हो जाता है। एकदम प्रैक्टिकल करने का कोशिश करेंगे हम लोग इसको, है ना। भाई मेरे पास कुछ कैश था, सुबह सुबह हम दुकान खोली, है ना, कुछ कैश था तो हमने किसी को पेमेंट किया तो क्या हुआ? मेरा कैश कम हो गया। लेकिन तभी कोई मेरा कस्टमर आया और मेरे से गुड्स खरीदा, और क्या हुआ? मेरे को पैसा दे दिया, तो इन दैट केस मेरा कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं। फिर हो सकता है कि हमने कुछ छोटा मोटा और एक्सपेंस इनकर कर दिया, तो क्या होगा? मेरा कैश बैलेंस फिर कम हो जाएगा। फिर मान लीजिए मेरा कोई डेटर आकर के मेरे को पैसा दे देता है, क्या होगा? मेरा कैश और बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस केस में क्या है कि आपका क्या बिजनेस इसी तरीके से चलता है ना, कि भाई थोड़ा किसी को पेमेंट किए तो कैश कम हो गया, फिर क्या हुआ? कुछ पैसा आ गया, फिर कुछ गया, फिर कुछ आ गया, ऐसे करके क्या होता है, आप बोलता है कि ये हाईएस्ट और जो आपका मिनिमम लेवल है इसके बीच में आप प्ले करते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे, ना कैश को मैनेज करते रहेंगे। इज दिस क्लियर? क्या हो सकता है कि भाई फिर कोई एक्सपेंसेस हुआ तो कैश कम हो गया, फिर कोई आकर के या तो कैश सेल्स हुआ या फिर और किसी तरह का कलेक्शंस आया, हम लोग का कैश बैलेंस बढ़ गया। फिर किसी का क्या हुआ? पेमेंट हुआ तो कैश कम हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर मान लीजिए कोई से हम लोग को पैसा आ गया, ठीक है। बोलता है कि अगर आप का कैश एच से कम, कैश बैलेंस अगर एच से कम है, अगर आपका मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट जो है, जितना मैक्सिमम कैश का जरूरत है, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर असेस किया है कि आपको कितना मैक्सिमम कैश का जरूरत है, तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना मैक्सिमम कैश का जरूरत है, तो आप अगर उससे नीचे हैं तो बोलता है आपको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, कोई ऐसा उछलने का जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत कैश हो गया, बहुत कैश हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बहुत कैश है, बहुत पैसे, कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करेगा? बोला नहीं बाबा, कभी भी पैसा का जरूरत पड़ सकता है। समझिए इस बात को।
आपके पास थोड़ा सा हो गया, मान लीजिए कैश, और थोड़ा सा कैश हो गया, तो बोलता है ये नहीं कि तुरंत भाग जाओ, भाग करके इन्वेस्ट कर दो। क्या फायदा जा करके इन्वेस्ट करने का? अरे बाबा, आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उस पर भी तो कॉस्ट लगता है ना? ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपका, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपको कॉस्ट वहां पर incur, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और कॉस्ट अगर आपका इनकर होगा, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट? कोई फायदा नहीं है। बोलता है अगर थोड़ा बहुत बैलेंस बढ़ भी गया ना, मत दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जितना आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव करेंगे ना, उससे ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगा, है ना? आप इन्वेस्ट करने गए, मान लीजिए 3% आपका आप कमाए, इन्वेस्ट करके 3% कमाए, और आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये सब मिला करके मान लीजिए आपका 4% लगे, तो क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना। तो बोलता है देखिए, अभी तुरंत तुरंत ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा पैसा वापस बढ़ गया तो आप क्या कीजिए, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। नहीं, आप क्या कीजिए, एच लेवल तक आप इन्वेस्ट मत कीजिए। बट जैसे ही अगर एच लेवल पर टच कर गए, जब आप एच लेवल को टच कर देते हैं, तब फिर आप क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। और वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होगा, दैट विल बी एच माइनस जेड। आप फिर एच से रिटर्न आ जाइए, कहां पर? जेड। आप एच से क्या होइए, रिटर्न आ जाइए, वापस आ जाइए। कहां वापस आ जाइए? जेड। ठीक है, आप एच से कहाँ रिटर्न हो जाइए? एच से रिटर्न होकर के आप जेड पर आ जाइए। इज दिस क्लियर? मान लीजिए आपका मैक्सिमम लेवल था कितना, हम मान लेते हैं 1,20,000, है ना? मिनिमम लेवल था मान लीजिए 50,000 मान लेते हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे 60, मिनिमम है 50 और मैक्सिमम है 120। मान लीजिए आपका रिटर्न पॉइंट है समवेयर 80,000, ठीक है? क्लियर? तो आप क्या करेंगे, आप एच से 80,000 पर आ जाएंगे। इसका मतलब आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर देंगे? आप 120 माइनस 80, आप 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं काम करना, तो कभी पैसा आता है, कभी पैसा जाता है ना? ऐसे ही हो सकता है कभी कभी पैसा एक्यूमुलेट होने लगे और आपका कैश बैलेंस थोड़ा पाइल अप होने लगे, बढ़ने लगे, है ना? तो इन दैट केस आप क्या कीजिए, बोलता है परेशान मत होइए। ये नहीं कि आप तुरंत तुरंत जा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बेटर है आप वेट कीजिए। कब तक वेट कीजिए? तब तक जब तक कि आप किसको ना टच कर दें, एच को ना टच कर दें। कब तक? जब तक कि आप एच को ना टच कर दें। एच क्या? हाईएस्ट लेवल को टच ना कर दे। बोला इससे ज्यादा तो आपको कैश का जरूरत कभी पड़ रहा नहीं, है ना? हो सकता है जब आप इस एरिया में हो तो आपका कैश का रिक्वायरमेंट आपको हो जाए, तो फिर तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए बोलता है जब तक इसके अंदर है ना, हाईएस्ट लेवल के अंदर है, तब तक आपको इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप हाईएस्ट नंबर को टच करेंगे आप, तब फिर आप वापस आ जाइए। कितना इन्वेस्ट कर दीजिए? 1,20,000 माइनस 80,000, 40,000 इन्वेस्ट कर दीजिए। तो 1,20,000 में 40,000 इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका बैलेंस कितना बच जाएगा? 80,000। तो आपका बैलेंस 80,000 बचा, और आप यहाँ पर आ जाइए 80,000। अब आप वो जो 40,000 था वो आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए, अब आप उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। बिजनेस के, अब आप बिजनेस करना थोड़ी बंद कर दिए, बिजनेस तो कर ही रहे हैं। तो इन दैट केस फिर आप काम करेंगे, किसी को पैसा देंगे, फिर किसी से पैसा आएगा, फिर किसी को पैसा देंगे। ऐसे करके क्या है, आपका पैसा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इन दैट केस हो सकता है फिर आप किसी से पैसा लिए, फिर पैसा दिए किसी को, फिर पैसा आपका आया, फिर पेमेंट किए किसी को, फिर पैसा आया, फिर पेमेंट किए किसी को बहुत ज़्यादा, फिर पैसा आया, फिर पेमेंट कर दिए, फिर थोड़ा सा आया, एंड ठीक है, ऐसे ही बिजनेस चलता है। कभी ज्यादा हो सकता है कैश बैलेंस, कभी कभी क्या है, पेमेंट वेमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है बिजनेस में, तो और कलेक्शन थोड़ा कम आ रहा है, तो क्या होगा, तो हम लोगों का कैश बैलेंस नीचे भी आ सकता है। तो बोलता है परेशान मत होइए, आपका अगर जेड से नीचे आ भी जा रहा है तो परेशान मत होइए, आप मैनेज कीजिए। भाई आपको जितना मिनिमम चाहिए उससे तो ऊपर ही है ना, आप कैश को मैनेज करते रहिए। क्लियर है?
मिनिमम के ऊपर है तो ऐसा मत करिए कि भाई मिनिमम के ऊपर है तो जा करके चलो इन्वेस्टमेंट बेच दो और पैसा अरेंज कर लो। बोला नहीं, आपको बिजनेस करना है ना, बिजनेस में प्लस माइनस होता रहता है, इसलिए आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज कीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस सिचुएशन को मैनेज करेंगे। गॉट इट। और मैनेज करके आप क्या कर रहे हैं, आपको आप इस एरिया में भी वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपका कैश ज़्यादा भी होने लगा था तो आप उस एरिया में भी वर्क कर रहे हैं। आप जब तक एच को नहीं टच किए थे तब तक आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। और अगर आप क्या करते हैं, जब तक ओ को टच ना कर दें तब तक आप कहीं से पैसा अरेंज मत कीजिए, है ना। आप करिए, बिजनेस करिए, भाई क्रेडिटर आएगा बोलेगा 2 दिन बाद दे देते हैं भैया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ पैसा आने वाला है ना। आप हो सकता है कि आप सैलरीज को मैनेज कर लीजिए 2-4 दिन, इजंट इट। आप अपना कोई ना कोई तरीके से क्या कीजिए, इसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए। डेटर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप जल्दी पैसा दे दीजिए। कोई नया ग्राहक अगर आए तो बोलिए कि एडवांस में आप मेरे को पेमेंट कीजिए, सो दैट कि हम आपको गुड्स दे सकें। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट आप करने का कोशिश कीजिए। मतलब क्या है, अपने बिजनेस के ऑपरेशन को किसी से एडवांस ले लीजिए या फिर किसी से आप को लेट पेमेंट कीजिए, है ना, डेफर कर दीजिए। तो या डेटर्स को कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए कि भाई पैसे दे दो, उसको डिस्काउंट दे करके किसी न किसी तरीके से पैसे लेने का कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने कैश को, है ना। यही तो बिजनेस स्किल है जो आपको करना है रेगुलरली। तो लेकिन अगर वो ओ को टच कर देगा तब फिर भाई आप इससे नीचे नहीं जा सकते। तो आप क्या कीजिए, तब फिर से आप वापस आ जाइए रिटर्न पॉइंट, है ना। कितना रुपया अरेंज कर लीजिए, आप अरेंज कर लीजिए z माइनस ओ। कितना अरेंज करेंगे, z माइनस ओ, दैट इज 80 माइनस 50। अब आप 30,000 रुपीज अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करना है भाई, आप ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे इसको बेच दीजिए, एक तरीका तो ये। या फिर आप किसी से बोरो कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है। कुछ भी कर लीजिए, वो आपका सिचुएशन बताएगा, आपका कंडीशन बताएगा कि आपको क्या करना। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करना है, कैसे पैसा करना है, ठीक है। वो अगला चैप्टर वही है, कैश बजट, मतलब इसी का पार्ट है वो। लेकिन उसको डिस्कस करेंगे अच्छा से। बट आप क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, इजंट इट। और पैसा यहाँ पर अरेंज कीजिए, जैसे भी अरेंज करना, और कहाँ पहुँच जाइए, फिर से जेड पर आ जाइए। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप किसी को पेमेंट करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर किसी को पेमेंट करेंगे, फिर पैसा आएगा किसी से, फिर आप किसी को पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आपका बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा, और आपका कैश का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, मिलर एंड ओर मॉडल। मिलर एंड ओर मॉडल बोल रहे हैं कि भाई कैश का जो रिक्वायरमेंट है वो अप एंड डाउन होता रहता है, प्रोबेबिलिस्टिक है। आप ये नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म है, इज दिस क्लियर। वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो चेंज होता रह सकता है, कभी कैश ज़्यादा का जरूरत होता है, कभी कैश कम का जरूरत होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से पेमेंट करते रहना है, रिसीट करते रहना है, पेमेंट और रिसीट करते रहना है। लेकिन अगर कभी आप हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं, क्या है ये हाईएस्ट लेवल, बोलता है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या कीजिए, अपने हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को डिसाइड कीजिए, एक्सपीरियंस को देखिए। और ऑन एन एवरेज को भी, ये जेड इन जनरल क्या है, एवरेज है ना, ये सब एवरेज है। तो इसको भी आप क्या कीजिए, डिसाइड करके निकालिए, और निकाल करके आप उसका उसका उसी को अपना बेस बना लीजिए कि भाई अगर आपका एच के नीचे रहता है कैश तो फिर कभी अरेंज करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश है तो अच्छा है, कुशन की तरह पड़ा रहेगा, ठीक है। वही अगर आपका कैश कम भी हो जाता है तो कोई टेंशन मत कीजिए, थोड़ा बहुत कम हो गया तो मैनेज कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो एच को टच कर देता है तो फिर आप रिटर्न पॉइंट पे वापस आ जाइए। अब क्यों क्यों नाम है रिटर्न पॉइंट, समझ में आ रहा है, क्योंकि एच से वापस आना है तो कहाँ तक, कितना का इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा थोड़ी कि पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, कि भाई इन्वेस्ट कर दो कहाँ तक, मिनिमम तक आकर के इन्वेस्ट कर दो, नहीं। आप मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे तब तो कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं तो फिर कुशन कहाँ रहेगा। तो इसीलिए आप क्या करो, आप रिटर्न हो तो जेड पर रिटर्न, है ना।
और उसके बाद फिर मतलब इन्वेस्टमेंट करो तो इतना रुपया इन्वेस्ट करो कि वापस फिर से कितना आ जाए, जेड पर आ जाए। तो यहाँ के एग्जाम्पल में 40,000 आप इन्वेस्ट करो। उसी तरीके से आपका कम भी अगर हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर वो कभी जीरो, आई मीन सॉरी जीरो बोल रहे हैं, आपका ओ को टच करता है, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ कैश, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बेच देंगे कुछ इन्वेस्टमेंट को अगर आपके पास है तो, नहीं तो फिर कहीं से पैसा बोरो कर लेंगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं या फिर किसी से लोन ले सकते हैं, है ना। पैसे करके आप लोन ले करके इसको बढ़ा दीजिए, और कितना लेंगे वो भी ये बता दिए कि भाई कितना लो, जेड माइनस हो, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 30,000 ले लो, एंड फिर आप वैसे ही काम करते हो। इज दिस क्लियर? तो ये है आपका क्या मॉडल, स्टोचैस्टिक मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलर फोर मॉडल। इज दिस क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपके लिए रेडी है, जल्दी से बना लीजिए इसको। तो चलिए, मेरे ख्याल से बना लिया होगा आपने। हाँ, बट ऑब्वियस पॉज करके बना लिया होगा, है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को और समझने का कोशिश करते हैं। क्या कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में ये जो हम लोगों का ग्राफ है, ये ग्राफ क्या चीज को शो कर रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो लाइन है, कर्व जिसको बोलते हैं ग्राफ के ऊपर, ये क्या चीज को शो कर रहा है, ये हमारे कैश बैलेंस को शो कर रहा है कि इस दिन मेरा कैश इतना है, इस दिन मेरा कैश इतना है, इस दिन मेरा कैश बैलेंस इतना है, इस दिन मेरा कैश बैलेंस इतना है, इस दिन इतना है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये मेरे कैश बैलेंस को शो कर रहा है ना, ये मेरे कैश बैलेंस को डिनोट कर रहा है कि कभी मेरा कैश बढ़ रहा है, कभी मेरा कैश कम हो रहा है, ये कैश क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्लियर है? तो हमारा कैश का जो बैलेंस है उसको डिनोट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना, ज़्यादा देर नहीं। जो इसके जस्ट बाद का है टॉपिक कैश मैनेजमेंट मॉडल, उसमें फिर से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके कैश, सॉरी कैश मैनेजमेंट मॉडल हम बोल दिए, कैश बजट इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, कैश बजट है हम लोगों का। कैश बजट में हम लोग फिर से इस मिलर और अप्रोच को, इस मॉडल को फिर से डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल बहुत सारा क्वेश्चंस उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हैं? और इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बजटिंग हम लोग करते हैं कैश का। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग का डिस्कशन इतना ही रहेगा इसके ऊपर। ओके, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने शीट में, अपने नोट्स में। तो दो तरह का मॉडल था, कौन कौन सा मॉडल, एक इन्वेंट्री टाइप मॉडल और दूसरा स्टोचैस्टिक मॉडल। तो इन्वेंट्री टाइप मॉडल क्या है, ये थियोरेटिकल मॉडल है, और स्टोचैस्टिक मॉडल ये थोड़ा प्रैक्टिकल मॉडल है ना। स्टोचैस्टिक मॉडल आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, चेंज होता रहता है कैश का बैलेंस, लेकिन इन्वेंट्री टाइप मॉडल बोलता है एक स्मूथ बैलेंस जो है, स्मूथ कंजम्पशन है, और आराम से हम लोग कैश बैलेंस को जीरो लेवल पर फिर से अरेंज कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट वाला थ्योरेटिकल है, सेकेंड वाला प्रैक्टिकल। हम लोग को जिस पर क्वेश्चन आएगा उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनाएंगे, बट ऑब्वियस स्टोचैस्टिक मॉडल का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, कैश बजट के साथ। आइए अभी हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं फ्लोट को। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट का मतलब गैप। क्या? फ्लोट का मतलब गैप। गैप मतलब बोलते देखिए, आपको किसी से चेक मिला, है ना, मान लीजिए आपको, मैंने चेक दिया 1 लाख रुपए का आज, है ना, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, और आप वो चेक को अपने पॉकेट में लेकर के घूमते रहे, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। आप 15 डेज के बाद जाकर के चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो अगर आप 15 डेज के बाद चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, आपका 15 डेज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही चेक मिला था वैसे ही जाकर के बैंक में जमा करा देते, तो उस केस में
आपका पैसा आपको मिल जाता, और साथ ही साथ उस पैसे को या तो आप बिजनेस में यूज करके कुछ ना कुछ अर्न कर लेते, या फिर उस पैसे से आप बिजनेस में अर्न नहीं करते तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, तो उससे कुछ ना कुछ अर्निंग्स आपको मिल जाता। तो आपने अपॉर्चुनिटी लॉस इनकर किया कि नहीं? किस चीज के चलते? पॉकेट में लेकर के घूमने के चलते चलते। तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप पॉकेट में लेकर के क्या करो, घूमो। तो इन दैट केस आपको मैनेज करना होगा। आपको बिजनेस कर रहे हैं तो एक एक दिन क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, और आपको पैसा आपका ठीक से डिपॉजिट करना होगा, कलेक्ट करना होगा, सो दैट आपका फ्लोट क्या हो, बच सके, आपका फ्लोट ना हो। फ्लोट का मतलब क्या? गैप। आपने 15 डेज का गैप दिया, और इस गैप के चलते क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। आपका पैसा जो है वो क्या हुआ, पहले जमा हो जाता तो कमाना स्टार्ट कर देता, 15 दिन तक कुछ कमा करके आपको देता, लेकिन आपने ढंग से उसको नहीं डिपॉजिट कराया, जिसके चलते क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बात समझ रहा है? तो दैट इज व्हाट अ फ्लोट। वो क्या है, आपका फ्लोट। गॉट इट? तो इस तरीके से फ्लोट के चलते क्या हुआ, फ्लोट मतलब आपका पैसा मिलने में गैप, जब मिलना चाहिए था या जब काम हो जाना चाहिए था और जब काम हुआ, उन दोनों के बीच का गैप इज कॉल्ड फ्लोट, है ना? और इस गैप के चलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। समझ रहे हैं? इस गैप के चलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट इज नथिंग बट द गैप when the amount should be received and when the amount is actually received. The difference between these two periods is called float, है ना? अदरवाइज फ्लोट दूसरे चीजों के लिए भी यूज होता है, एंड वो क्या है कि भाई जब आपको कुछ काम करना था उस समय नहीं किए, थोड़ा दिन बाद किए, तो उतना दिन तक आपने जो टाइम बर्बाद किया, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट का मतलब हो गया गैप। इस फ्लोट के चलते क्या होता है, इस फ्लोट के चलते हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस फ्लोट के चलते हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। गॉट इट? आइए देखते हैं क्या क्या अलग अलग तरह का फ्लोट है ना? एक्चुअली अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, मैनेज नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ज़्यादा इनकर होगा। तो आइए, सबसे पहला है बिलिंग फ्लोट। व्हाट? बिलिंग फ्लोट। सबसे पहला फ्लोट है आपका बिलिंग फ्लोट। ये क्या होता है बिलिंग फ्लोट? एक्चुअली क्या है, देखिए सिंपल सा चीज। एक एग्जांपल लीजिए, हम आपके दुकान पे गए, आपसे बोले कि भाई मेरे को ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ठीक है? और फिर लिए सामान, और आपको बोले जो पैसा होगा बता देना। अभी ये भी नहीं पूछे हम कि पैसा कितना हुआ, सिंपल सा एग्जांपल समझिए, पैसा जो हुआ बता देना। तो बोले ठीक है बता देंगे। अब क्या हुआ, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। अब 10 दिन बीत गया, तब तक तो पैसा हमने दिया नहीं आपको। आप फोन करते फिर मेरे को कि भाई सर 10 दिन हो गया, 10 दिन पहले आप कुछ सामान लेकर के गए थे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं है। तो हम बोले भाई साहब, हम तो उसी समय आपको बोले थे कि आप मेरे को बता दीजिएगा, क्या आप बताए क्या? तो मेरे को सपना आएगा क्या कि आपको पैसा देना है, तो कितना देना है? तो पता ही नहीं भाई कितना देना है, तो आप बिल भिजवा देते, हम पेमेंट करा देते। आप बिल भिजवा देते, हम पेमेंट करा देते। आप सर पकड़ लेंगे, बोले यार देखो कितना बदमाश है ना, लेकर के गया तो ध्यान नहीं है, लेकर के गया तो ध्यान नहीं है कि भाई पेमेंट भी करना है, तो पूछ नहीं सकता था? नहीं बाबा, कोई नहीं पूछेगा, आपको मांगना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे ही सेल हो वैसे ही क्या कर देना चाहिए, बिल बना करके दे देना चाहिए। जैसे ही गुड्स बिके वैसे ही बिल बना देना चाहिए कि भाई रुके, आपको उधर ही रोक देना चाहिए था, सर सर रुकिए रुकिए रुकिए, 2 मिनट रुके ना, तुरंत बिल बना करके दे दें, लीजिए सर इतना रुपए का चार्जेस है ना? क्या होता, बोल ही नहीं सकते फिर 10 दिन तक, इजंट इट, कि इतना लंबा हम खींच लिए, तुरंत 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 हो जाता वो। तो ये फालतू का जो 10 दिन बर्बाद हुआ, दिस 10 days इज कॉल्ड बिलिंग फ्लोट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल बनाने का जो लेट हुआ, ये हुआ
क्लियर है? बिलिंग, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कितना अच्छा है बिलिंग फ्लोट को का एग्जांपल, दैट इज आपका बिलिंग फ्लोट एज वेल एज मेलिंग फ्लोट का भी बहुत अच्छा एग्जांपल अभी तुरंत हम ले लेते हैं। दैट इज कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो जो आदमी मीटर रीडिंग करने के लिए आता है तुरंत तुरंत मशीन में इंफॉर्मेशन डालता है और अपना रिसीट निकालता है, आई मीन बिल निकालता है और आपको दे करके चला जाता है। अग्री हो ना? जो आपका रीड करने के लिए आता है वो रीड करता है और रीड करके क्या करता है, चला जाता है आराम से, और तुरंत तुरंत क्या दे देता है आपको, बिल दे देता है। तो बोलिए, अगर ऐसा सिस्टम होता जो पहले होता था, क्या होता था पहले, एक आया मीटर रीडिंग किया आपका बिजली का, उसके बाद में वो मीटर रीडिंग करके आप, अब वो अपने ऑफिस चला जाता था, ऑफिस में जा करके अपने कंप्यूटर में एंट्री करता था, उसके बाद फिर वो एंट्री करने के बाद फिर वो एक बिल बनाता था और बिल को फिर लिफाफे में डालता था और वो फिर आपके घर पर आता था। तो बोलिए उसमें कितना दिन लग गया, उतना दिन तक तो पैसा नहीं मिला, उतना दिन फालतू का लग गया इसमें, एक तो बिल बनाने में और साथ ही साथ भेजने में। तो इतने दिन तक का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हुआ कि नहीं? इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैसे कम कर लेता है कि भाई आपके घर में ही भेज दिया और वो तुरंत बिल निकाल करके आपको पकड़ा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज टू कवर बिलिंग फ्लोट। समझ रहे हैं कि नहीं? इससे उसका क्या होगा, पैसा बचेगा। गेटिंग इट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे सेव होगा। आप बोलेंगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सेव होगा, समझ में आता है, बट क्या वो आदमी जो हम लोगों का मीटर रीडिंग करने के लिए आएगा, उस आदमी को सैलरी नहीं देना पड़ेगा? अरे बंधु, वो तो पहले भी मीटर रीडिंग करने के लिए आता था, है कि नहीं? लेकिन मीटर रीडिंग करके इंफॉर्मेशन घर ले जाता था, तो वो कॉस्ट तो पहले भी इनकर हो रहा था, अभी भी इनकर हो रहा है, लेकिन वो बिल तुरंत बना करके दे दे रहा है, तो जिसके चलते बिलिंग फ्लोट खत्म हो जा रहा है, और बिलिंग फ्लोट खत्म होने के चलते क्या हो रहा है, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस जो है वो कम हो रहा है। समझ रहे बात को? तो इससे फायदा हमारा ये है कि इससे बिलिंग फ्लोट कम होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मेल फ्लोट, मेल फ्लोट क्या है, बिल तो बन गया है ना, बिल तो बन गया, इज दिस क्लियर? उसके बाद क्या होगा, बिल तो बन गया, उसके बाद बिल को मेल करना है, फिर वो आदमी चेक बना दिया, चेक को मेल करेगा, है ना, दोनों हो सकता है ना। वो आदमी, देखिए जैसे बिल बनाया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिल बना करके आपके घर भेजा, तो ये हो गया मेलिंग फ्लोट, कि भाई 3 दिन लग गया घर आपके घर पहुंचते पहुंचते वो बिल, तो 3 दिन तो फिर लेट हो गया, तो 3 दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज हो गया। इज दिस क्लियर? वही अगर हम बात करते हैं कि आपका उसको बोले कि भाई चेक से पेमेंट करो, तो वो बंदा क्या किया, चेक से पेमेंट किया, चेक बना करके फिर वो भी लिफाफे में डाल करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके यहाँ भेजा, तो उसमें 3-4 दिन लग गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो बिल का जाना उसमें टाइम लगना, या फिर चेक का आना उसमें टाइम लगना, इज कॉल्ड मेलिंग फ्लोट, है ना। ये मेलिंग फ्लोट कहलाता है या मेल फ्लोट कहलाता है। इज दिस क्लियर? तो इसमें जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम कैसे बचा सकते हैं, हम उस टाइम को कैसे बचा सकते हैं? भाई चेक मेल क्यों करता है, क्यों चिट्ठी से भेज रहे हो, आप मोबाइल पर भेजो ना इन्फॉर्मेशन, तुरंत चला जाएगा। क्यों बिना मतलब चिट्ठी से भेजते हो? आपको मोबाइल से इंफॉर्मेशन दिल्ली से भेजना है तो दिल्ली से आ जाएगा आपके घर पर, है ना। मोबाइल से मुंबई से इंफॉर्मेशन भेजना है, मुंबई से आ जाएगा आपके पास, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो क्यों बिना मतलब आप इस तरीके से भेज रहे हैं? आपको ईमेल करना है ईमेल कर दो, आप नहीं तो मोबाइल से भेज दो, तुरंत आपका इंफॉर्मेशन इंटीमेशन पहुंच जाएगा, इजंट इट? तो आपसे आपका इससे मेल फ्लोट बच सकता है। उससे पैसे मंगाने हैं तो पैसे भी आप आराम से ऐसे ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो उससे बच सकता है। तो ये सब चीज आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। क्या है? चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अभी मान लीजिए कोई बंदा चेक आपको देता है, जैसे आप ही क्या किए थे, बदमाशी किए थे ना, चेक लिए मेरे से और 15 दिन तक पॉकेट में रख करके घूम रहे, तो आपने चेक को प्रोसेस ही नहीं किया,
दिस इज चेक प्रोसेसिंग फ्लो। अगर कोई बंदा चेक दिया है तो तुरंत क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो, उसका जर्नल एंट्री पास करो, आई मीन उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, और जिस भी पार्टी का है उसके अकाउंट में आप उसको क्रेडिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और तुरंत चेक को क्या करो, एंट्री मतलब उसका पेइंग स्लिप भरो, और पेइंग स्लिप भर करके तुरंत जा करके चेक डिपॉजिट करके आओ। इजंट इट, बैंक में तुरंत जा करके चेक आप क्या करो, डिपॉजिट करो। गॉट इट। अगर आप चेक डिपॉजिट करने में लेट करोगे, चेक को एंट्री करके प्रोसेस करके उसके बाद डिपॉजिट करना है, उसमें अगर आप लेट करोगे तो बिना मतलब का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा कि नहीं, उसमें भी तो होगा। तो ये है आपका चेक प्रोसेसिंग, कि आपको अगर चेक मिलता है तो आप उसका जर्नल एंट्री या बुक्स में रिकॉर्ड करने में टाइम लगाते हो, उसके बाद अकाउंट एडजस्टमेंट करने में टाइम लगाते हो, फिर पेइंग स्लिप में भर करके उसको बैंक में जमा करने में टाइम लगाते हो। ये सब जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड चेक प्रोसेसिंग फ्लो, है ना। इसको भी आपको कम करना चाहिए, है ना, इससे भी आपका पैसा बर्बाद होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। फिर है क्या, बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लो। अब क्या है, बैंक में जब चेक चला गया उसके बाद फिर उसको क्लियरिंग में टाइम लगता है, इसमें क्लियरिंग में टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन टाइम लगता है, या 1 दिन टाइम लगता है। तो ये जो क्लियरिंग में टाइम लगता है, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो क्लियरिंग का टाइम है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग प्रोसेसिंग, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये सब जो जो चेक का ये सब का है, ये सब तो हम लोग बहुत आराम से एनईएफटी पेमेंट करके, आरटीजीएस पेमेंट करके, या फिर आईएमपीएस करके, या गूगल पे से, फोन पे से पैसा ट्रांसफर करा करके जल्दी से जल्दी मंगा सकते हैं, तो ये सब फ्लोट बच सकता है ना। करेक्ट, बच सकता है, क्योंकि ठीक है, पहले से है और आपके मॉड्यूल में है, और उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा पुराना किस्म का है, लेकिन है तो ये भी तो एक पॉइंट है कि इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान से देखना है, और देख करके चीज़ों को मैनेज करना है, इजंट इट। मान लीजिए 25 करोड़ रुपए का आपका पेमेंट है, एक बार लिखिए तो 25 करोड़, कैलकुलेटर में करके देखिए, है ना। 25 करोड़, 25 करोड़ रुपया 10 दिन के लिए आपका फालतू पड़ा रह जाता है ना। 25 करोड़ रुपया, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ, 25 करोड़ रुपीज 10 डेज के लिए ऐसे ही फालतू पड़ा रह जाता है। ठीक है, 12% का रेट से बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है, कितना, 12% का रेट से बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है, तो 25 करोड़ का 12% इज 30 लैक्स, है ना, नहीं 3 करोड़ डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10, कितना आ रहा है, 8,21,918 रुपीज। कितना रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया, 8,21,918 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। समझ रहे हैं भाई, आप सीए बनेंगे तो आपके पूरे साल भर का सैलरी होगा ही। अगर किसी यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं तो इट्स अ बिग अमाउंट, है कि नहीं। 10 दिन का अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बचा लेते हैं तो अपना सैलरी निकाल लेते हैं, इजंट इट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैसे को अच्छे तरीके से क्या करें, मैनेज करें, सो दैट कि हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस मिनिमम हो। तो ये फ्लोट मैनेजमेंट उसी के बारे में बात करता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इसी से रिलेटेड और एक दो पॉइंट है, दैट इज concentration banking and logbook system, again repeating these 2 points जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये भी एकदम ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए एक बार हम लोग इसको डिस्कस भी कर ले रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन बैंकिंग क्या होता है, लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग जगह ब्रांचेस है ना। तो अगर अलग अलग जगह ब्रांचेस है, जैसे मान लीजिए रिलायंस का है, जियो का अलग अलग जगह ब्रांचेस है, पूरा इंडिया में अलग अलग जगह ब्रांचेस। अब क्या है, अगर रिलायंस का बिल ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आप बिल बना मतलब रिलायंस का जो बिल आएगा, खैर आप लोग तो प्रीपेड ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग तो प्रीपेड यूज़ करते हैं, तो उसमें बिल का कोई चक्कर ही नहीं है, कंपनी को एडवांस में पैसा मिलता है, इजंट इट। वेल, तो अगर समझ लीजिए कि वो नहीं लेते हैं, मान लीजिए कि आप प्रीपेड नहीं यूज़ करते हैं, आपका बिल बनता है हर महीना का,
पोस्ट पेड बिल बनता है हर महीना का, तो उस केस में वो बिल, अगर समझ लीजिए कि रिलायंस से आपके पास आता है और अब आपको पे करना है उस बिल को, आप चेक बना बना करके रिलायंस का मुंबई ऑफिस भेजते हो। कहाँ भेजते हो? रिलायंस का मुंबई ऑफिस भेजते हो। क्या? चेक बना बना कर। तो अगर आपका जो बिल्स है वो आप मिला आपको, अब पेमेंट आपको अपना फोन का बिल का करना है, आप चेक बना बना करके कहाँ भेज रहे हो? मुंबई। तो इससे क्या होगा? इससे आपका मेलिंग फ्लोट होगा, है कि नहीं? लेट होगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते मेलिंग फ्लोट हो जाएगा। साथ ही साथ उनको लेना पड़ेगा, सबका कलेक्शंस करना पड़ेगा, सबको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, फिर बैंक में डालना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम और काम होगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? कंसंट्रेशन बैंकिंग किया जाता है कि भाई जहाँ जहाँ ब्रांचेस है वहाँ वहाँ क्या करो, एक एक सेंटर्स खोल लो, और जो भी लोग हैं उनको बोलो भाई आप वहाँ उस सेंटर में कलेक्शन सेंटर्स बना लो, कलेक्शन सेंटर में जाकर के पेमेंट कर दो। क्या करो? जहाँ जहाँ ब्रांचेस है वहाँ वहाँ आप एक कलेक्शन सेंटर्स बना लो, और उनको बोलो कि कहाँ पेमेंट करना है? कलेक्शन सेंटर में। तो अब आपको मुंबई नहीं भेजना है, अब आपको क्या करना है? रांची का पेमेंट रांची में ही करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? पहले क्या कि भाई आपने जिस कंपनी से सर्विस लिया, रिलायंस का फोन का बिल आया आपके पास, अब रिलायंस बोल रहा है कि पेमेंट करो तो कहाँ भेजो? मुंबई भेजो, क्योंकि मेरा अकाउंट मुंबई में। क्लियर है? तो इससे बचने के लिए रिलायंस क्या करता है, हर जगह अपना सेंटर खोल देता है, और उस बोलता है कि आप क्या करो, डायरेक्टली जाकर के उस सेंटर में पैसा जमा कर दो। कहाँ? उस सेंटर में जाकर के पैसा जमा कर दो। अब उससे क्या होगा, वो कलेक्शन सेंटर्स लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और वहीं पर एक बैंक अकाउंट रिलायंस का भी खुला रहेगा। जैसे रांची में रिलायंस का बैंक अकाउंट है, तो आपने रांची में उसको जमा करा। ठीक है? अगर आपका मुंबई में बैंक अकाउंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई में हेड ऑफिस है, मान लीजिए दिल्ली में है, तो दिल्ली में अगर अकाउंट है, दिल्ली में जितने लोग हैं उस लोगों ने सर्विसेज ली, तो उस केस में चेक किसको दे देगा? दिल्ली के कलेक्शन सेंटर को। दिल्ली का कलेक्शन ये सेंटर लेगा, और लेकर के दिल्ली में ही एक रिलायंस का अकाउंट होगा जिसमें जमा करा देगा, और पैसा तुरंत मिल जाएगा। पैसा तुरंत मिल जाएगा। फायदा समझ रहे हैं? ये फायदा होगा क्या? कलेक्शन सेंटर्स का, और उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। मतलब ये है कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं होगा, एक कॉमन बैंक अकाउंट नहीं होगा, हर एक लोकेशन में आपका बैंक, अलग अलग बैंक अकाउंट होगा, और वहाँ कलेक्शन सेंटर होगा। मतलब आपने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, और सब जगह आपका कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ पर आपका चेक कलेक्ट होगा, प्रोसेस होकर के वहीं जमा हो जाएगा। तो इससे बोलिए फ्लोट कम होगा ना, इजंट इट? लेकिन हाँ, आपका कलेक्शन सेंटर खोलना पड़ेगा, आपको उसका चार्जेस लगेगा, उसमें लोगों को बैठाना पड़ेगा, आपको स्टाफ बैठाना पड़ेगा, उसका चार्जेस लगेगा। तो ये सब चार्जेस भी तो लगेगा। हाँ, लगेगा। इसको अवॉइड कैसे करें? कंसंट्रेशन बैंकिंग से समझ में आया क्या चीज अवॉइड हुआ? आपका मेलिंग फ्लोट अवॉइड हो गया, और प्रोसेसिंग फ्लोट जो है वो थोड़ा रिलीज हुआ, क्योंकि बहुत सारा चेक एक जगह आ जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है? इससे बचने के लिए आपने अलग अलग सेंटर्स बना लिए और डिसेंट्रलाइज कर दिया कलेक्शन और डिपॉजिट्स, है ना? इससे आपका मेलिंग फ्लोट और प्रोसेसिंग फ्लोट बहुत कम हो गया। मेलिंग फ्लोट तो अवॉइड ही हो गया, बस सिर्फ प्रोसेसिंग फ्लोट, है ना? लेकिन वो भी कम हो गया, क्योंकि कुछ कुछ चेक्स को प्रोसेस करना है डिसेंट्रलाइज सेंटर में, तो आप आराम से क्या करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, तो उससे भी टाइम आपका बचेगा। बात समझ में? अब इसको भी अवॉइड करने के लिए कि भाई वहाँ सेंटर बनाए हैं, वहाँ स्टाफ लगाए हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो ये सब सबको बचाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। क्या है? लॉक बॉक्स सिस्टम। दिख रहा है? लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम क्या है ये? लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम है कि इसमें क्या करते हैं, बैंक में एक बॉक्स ले लेते हैं किराए पर, और उस पर अपना नाम भी चिपका देते हैं, और अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि जाओ अपने सिटी में उस बैंक में
जा करके एक बॉक्स मिलेगा आपको, चेक उस बॉक्स में ड्रॉप कर देना, जिसको ड्रॉप बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसलिए आजकल भी आप बैंक्स में देखे होंगे ड्रॉप बॉक्स, चेक ड्रॉप बॉक्स, है ना। अगर आप बैंक गए होंगे तो ठीक है, जाइए जा करके देख करके आइए। तो उस केस में आपको ये ड्रॉप बॉक्स मिलता है ना। तो क्या होता है कि भाई आप क्या करेंगे, आप पैसा ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे, है ना। जाएंगे जाकर के चेक कहाँ डाल देंगे, ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब वो कंपनी को, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपना सेंटर चेक कलेक्ट करने के लिए नहीं खोलना पड़ेगा, रादर उसने बैंक को बोल दिया कि सर आप अपने बैंक में एक बॉक्स रख लीजिए, उस बॉक्स में मेरा चेक आएगा। आप क्या कीजिएगा, जब चेक आएगा तो उसको निकालिएगा, निकाल करके उसको आप अपने बैंक के डिटेल्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और उसको डिपॉजिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक शीट बना करके मेरे को दे दीजिएगा कि आज इन इन लोगों का इतने इतने रुपए का चेक आया। क्लियर है। बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा, जा करके बॉक्स से निकालेगा चेक, और चेक निकाल करके बैंक में डिपॉजिट, बैंक ही तो है वो, आराम से डिपॉजिट कर देगा, और साथ ही साथ एक लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट बना करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे देगा कि लो भाई आपका इतना इतना पेमेंट आया। समझ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, लॉक बॉक्स सिस्टम, है ना। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमको कलेक्शन सेंटर भी नहीं बनाना पड़ा, और पैसा क्या हुआ, सीधे बैंक में गया, कस्टमर्स बैंक में डाले, और मेरे को आदमी भी नहीं बैठाना पड़ेगा, और सीधे क्या होगा, वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। फिर से हम रिपीट करते हैं, जल्दी से समझिएगा लॉक बॉक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बैंक से एक बॉक्स हायर करते हैं, और बैंक को बोलते हैं कि मेरे कस्टमर्स आएंगे और इसमें बस चेक ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा, अपने सब कस्टमर को बोल देगा भाई आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट जो करना है बैंक में जाकर के एक ड्रॉप बॉक्स है उसमें डाल दीजिएगा, और पीछे में पूरा डिटेल लिख लीजिएगा, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, ये सब का डिटेल लिख लीजिएगा, और जाकर के वो चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। बैंक क्या करेगा, बैंक उस ड्रॉप बॉक्स से निकालेगा, और निकाल करके आपके अकाउंट में जमा कर देगा, और आपको डिटेल। तो बोलिए, इससे कंसंट्रेशन बैंकिंग का भी जो खर्चा था वो कम हो गया। लेकिन क्या बैंक फ्री में करेगा ये, नहीं, कुछ तो चार्जेस लेगा, फ्री में कुछ नहीं होता है ना। तो बैंक कुछ चार्जेस लेगा, लेकिन अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचा, साथ ही साथ वहाँ पर जो अपने कलेक्शन सेंटर्स बनाए थे उसमें स्टाफ का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब भी बचा, है ना। तो ये सब का सेविंग हुआ, और बदले में क्या लगा, हम लोग का जो सेविंग हुआ, ये टाइम बचा हम लोगों का, जिसके चलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सेविंग हुआ, कलेक्शन सेंटर्स नहीं बनाना पड़ा जिसके चलते कुछ का सेविंग हुआ। तो ये सब जो सेव हुआ, इसको, इसके बदले क्या मिला, क्या लगा हमारा, सॉरी मिला नहीं, लगा, इसके बदले हम लोगों को कुछ ना कुछ बैंक चार्जेस लेगा, उस कलेक्शन का, कलेक्शन बॉक्स का चार्जेस लेगा, वो चार्ज को कंपेयर कर लेंगे हम लोग अपने सेविंग से। अगर हम लोग सेविंग ज़्यादा किए हैं तो क्या होगा, हम लोग को लॉक बॉक्स लेना चाहिए, और सेविंग अगर नहीं किए हैं तो लॉक बॉक्स हम लोग को नहीं लेना चाहिए। इज दिस क्लियर। आप बोलेंगे सर आजकल तो इसका बहुत ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्यों जाएंगे बैंक, और ये सब अग्री, लेकिन ये भी एक तरीका है, और आप देखे हैं बॉक्स ये सब बैंक में। क्लियर है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं, कोई कम टू क्वेश्चन नंबर 3, आपके शीट में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आइए उसको हम लोग बनाते हैं। एबीसी लिमिटेड करेंटली हैज अ सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। एबीसी का जो बिलिंग सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है। इट टेक्स अराउंड 4 days फॉर कस्टमर्स मेल पेमेंट टू रीच टू द सेंट्रल बिलिंग लोकेशन। तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक मान लीजिए सेंट्रल बिलिंग लोकेशन है, क्या है, एक सेंट्रल बिलिंग लोकेशन है, लोगों का जो मेल से पेमेंट आता है, उसका पेमेंट आने में सेंट्रल बिलिंग लोकेशन में पेमेंट आने में कितना दिन लग रहा है, मेल से पेमेंट आ रहा है तो बोलता है इट टेक्स अराउंड 4 days, कितना दिन, इट टेक्स अराउंड 4 days।
लगभग 4 दिन का समय लग रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? लगभग 4 दिन का समय लग रहा है क्या चीज में? इट टेक्स अराउंड 4 days फॉर कस्टमर्स मेल पेमेंट टू रीच द सेंट्रल बिलिंग लोकेशन। तो 4 दिन इसमें लग जाता है, 4 days, कि भाई कस्टमर्स मेल से पेमेंट भेजते हैं, उसमें 4 दिन लग जाता है। फिर क्या बोल रहा है? सब्सिक्वेंटली, उसके बाद इट टेक्स अराउंड 1.5 days फॉर प्रोसेसिंग दीज पेमेंट। इन सब पेमेंट को प्रोसेस करने में फिर 1.5 दिन और लग जाता है ना? ओनली आफ्टर विच डिपॉजिट्स आर मेड, और उसके बाद फिर पैसा डिपॉजिट हो पाता है। इसका मतलब दोनों मिला करके 4 + 1.5, अभी 5.5 days लग रहा है कि नहीं? टोटल मिला करके कितना दिन लग रहा है? 5.5 days लग रहा है मेलिंग और साथ ही साथ प्रोसेसिंग करने में। ठीक है, तो इतना दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? एबीसी लिमिटेड हैज अ डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ ₹5 लाख। हर दिन कितना आता है? 5 लाख रुपए का एवरेज कलेक्शन होता है। तो बताइए, हर दिन अगर 5 लाख रुपए का एवरेज कलेक्शन होता होगा तो 5.5 दिन तक तो पैसा ऐसे ही फंसा रह जा रहा है। तो 5 लाख इंटू 5.5 days, अपना 27,50,000 इसी में फंसा रह जा रहा है ना? कितना? 5.5 दिन का, एक दिन का 5 लाख है, तो 5.5 days का 27,50,000 हम लोग का मनी ब्लॉक हो जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं? द कंपनी प्लान्स टू इनिशिएट अ लॉक बॉक्स डिपॉजिट system in which customers' mail payment would reach to the receipt location 2.5 days earlier। समझ रहे हैं? तो पहले जो लग रहा था 4 दिन, अब क्या लगेगा? 2.5 दिन कम, तो 1.5 days लगेगा। ठीक है, अभी 2.5 दिन कम लगेगा, ऐसा नहीं कि 2.5 दिन लगेगा, बोल रहा है 2.5 days अर्लियर। अब पहले 4 के जगह 2.5 दिन कम लगेगा, तो अब सिर्फ 1.5 days लगेगा। फर्दर, the process time would be reduced by another 1 day, since each lock bank would collect mail deposit twice daily। तो बोल रहा है भाई और कितना लगेगा? उसको प्रोसेसिंग करने में आधा दिन लगेगा। इससे क्या होगा? अब कितना लगने लगेगा? 2 days। और पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 5.5 days। पहले लग रहा था 5.5 days, अब लग रहा है कितना? 2 days। Isn't it? क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है अनदर कितना दिन से? एक दिन से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड बाय, है ना? और ये भी अर्लियर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का अब सिर्फ 2 दिन लगेगा। तो 2.5 दिन इधर बचा और एक दिन इधर बचा, तो टोटल मिला करके 3.5 days हम लोग सेव कर लिए। 3.5 days हम लोगों का सेव्ड हो गया। हम लोगों ने जो बचाया वो कितना दिन बचाया? 3.5 days हम लोगों ने बचा लिया, है ना? फिर अब क्या पूछ रहा है? क्या? डिटरमाइन द रिडक्शन इन कैश बैलेंस दैट कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम। इस लॉक बॉक्स सिस्टम के चलते कितना हमने कैश बैलेंस में रिडक्शन किया? पहले तो 5.5 दिन के लिए पैसा बच रहा फंसा हुआ था, अब सिर्फ 2 दिन के लिए पैसा फंसा हुआ है। वो पूछ रहा है कितना दिन का आपका रिडक्शन हुआ, है ना, कैश बैलेंस में? तो 3.5 दिन का रिडक्शन हुआ। तो आप बताइए कि आपका कितना कैश का जो बैलेंस है वो कम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, रिडक्शन इन कैश बैलेंस, रिडक्शन इन कैश बैलेंस कितना? दैट इज फॉर 3.5 days into 5 lakh, 17,50,000। कितना रुपया? 17,50,000 जो हम लोग का रिडक्शन हुआ है, दैट इज ऑफ 17 लाख। कितना हो रहा है?
17,50,000। ठीक है ना। तो ये हम लोग का रिडक्शन इन कैश बैलेंस हुआ। फिर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। डिटरमाइन द रिडक्शन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of the present system by introduction of logbook system assuming a return on short term investment of 5%। ठीक है। तो अभी क्या है, बोलता है कि आपका कितना रुपया बचा। ठीक है। रिडक्शन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो पहले 5.5 दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा था, अब 2 दिन का लग रहा है, तो 3.5 दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच रहा है, तो ऑटोमेटिकली यही 17,50,000 पर ना बचेगा। तो रिडक्शन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 17,50,000 का 5%। तो 17,50,000 का 5%, दैट इज 87,500। क्लियर। क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है, सर ये तो सिर्फ 3.5 दिन का है, तो इसको इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 365 करो। नहीं 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 करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका पहले हर समय 5.5 दिन का पैसा फंसा रहता था। हर समय लगभग 5.5 दिन का पैसा फंसा रहता था, पूरा साल भर 5.5 दिन के बराबर का पैसा फंसा हुआ रहता था। अब क्या है, हर समय सिर्फ 2 दिन के बराबर का पैसा फंसा हुआ है, तो आपका रिलीज हो गया पैसा 17,50,000। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पूरे साल भर के लिए आपका पैसा बचा दिया, इसीलिए सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करेंगे, पूरे साल भर का लेंगे। इज दिस क्लियर? दैट इज योर 18,75,000। ठीक है। चलिए, फिर क्या है, इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द लॉग बॉक्स सिस्टम इज ₹80,000 शुड द सिस्टम बी इनिशिएटेड। भाई हमने कितना बचाया, हमने कितना बचाया, हमने 87,500 बचाया, है ना। हम लोगों ने 87,500 बचाया, जबकि कॉस्ट ऑफ लॉक बॉक्स कितना है, कॉस्ट ऑफ लॉक बॉक्स है हम लोगों का 80,000 रुपीज। तो क्या होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट विल बी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेट सेविंग कितना होगा, नेट सेविंग्स इन लॉक बॉक्स सिस्टम। भाई हमने बचाया 87,500 और लगा क्या, और लगा हमारा 80,000, बैंक ने 80,000 चार्ज किया, तो नेट सेविंग है 7,500। तो इन दैट केस हम बोलेंगे सिंस देर इज अ नेट सेविंग ऑफ ₹7,500, सिंस देर इज अ नेट सेविंग ऑफ ₹7,500, है ना, सिंस देर इज अ नेट सेविंग ऑफ ₹7,500, the logbox system should be initiated, है ना। लॉकबॉक्स सिस्टम हम लोग को फॉलो करना चाहिए। Got it? समझ रहे हैं? ओके। तो यही 3 क्वेश्चंस तो था हम लोगों का यहाँ पर, है ना। हम लोगों का यहाँ पर 3 क्वेश्चंस था। छोटा सा सेक्शन है ये कैश मैनेजमेंट का, है ना, छोटा सा सेक्शन है, उसको हम लोगों ने अभी कवर किया है ना। जे बॉमर मॉडल एंड मिलर ओर अप्रोच, और कुछ एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट देख। गॉट इट। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है क्या, कैश बजट, है ना। उस कैश बजट को अब इसके बाद करेंगे हम लोग, कैश बजट को। लेकिन उस कैश बजट को करते समय हम लोग फिर से एक बार किसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मिलर और मॉडल, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहीं पर होगा। इज दिस क्लियर? तो चलिए अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।